हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है 22 दिसंबर में, तो उसमें जो जीएस 2 का सेक्शन है कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग वाला जो सेक्शन है, जो कि 1/4 सिलेबस कवर करता है, दैट मीन्स 1/4 क्वेश्चन कवर करता है पूरे पेपर का। तो उसके संबंध में आज सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें हम आज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करना है, अगर उसमें क्वेश्चन आते हैं तो उसको डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सिंपल टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। अब इस चैप्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिसीजन क्या होता है, ठीक है, और निर्णय कैसे लिया। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो निर्णय अक्षमता क्या है, दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है। सिंपल बोला है, निर्णय लेने वाले व्यक्ति की कार्य प्रणाली, ठीक है, कि वो कैसे वर्क करता है, उसकी कुशलता, दैट मीन्स स्किल्स, और वैकल्पिक चेतना, ठीक है, जो कम मूल्यांकन होता है। समझ में आती बात। तो जो डिसीजन मेकिंग होगी उसके अंदर हम क्या बात करेंगे, उसकी वर्किंग प्रोसेस, उसके स्किल्स और उसकी अंतरात्मा जिसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वैकल्पिक चेतना, इन सब का मूल्यांकन होता है। और जब वो मूल्यांकन करेगा, ठीक है, एवेल्युएट करेगा किसी भी प्रॉब्लम को, तो उसके पास कितने विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के विकल्प उसके पास होंगे। पहला है ऑप्शन बेस, ठीक है। ऑप्शन बेस का मतलब होता है या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, या फिर सोच विचार कर बोलेगा, या फिर तुरंत रैंडमली वो क्या कर देगा, अचानक से अपना डिसीजन दे देगा। दूसरा है वो एक प्रोसेस को फॉलो करेगा प्रक्रिया के आधार पर। तो ये बेस्ट मेथड होता है जब हम डिसीजन मेकिंग को सॉल्व करते हैं, कि एक प्रोसेस को फॉलो किया जाए। अब जब प्रोसेस फॉलो करेगा, ठीक है, तो वो क्या क्या कर सकता है एक बार देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले वो क्या करेगा, वो डिफाइन करेगा कि समस्या क्या है, ठीक है, और उस समस्या को प्रॉपरली एनालाइज करेगा कि क्यों ये डेवलप होती है, क्या क्या इसके कारण रह सकते हैं। फिर उसी समस्या का वो समाधान निकालने के क्या करेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा कि क्या क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसके बन सकते हैं अगर ये इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद जो समाधान निकाला उसने, तो उस समाधान को एवेल्युएट करेगा कि ये यस है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, नो है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, किन किन वर्गों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, कौन इससे प्रभावित होगा। तो ये प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। उसके बाद सारा सब कुछ पहलू निकालने के बाद वो क्या करेगा, एक बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ कदम उठाएगा कि ये बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, और उसी सॉल्यूशन का जो डिसीजन निकल के आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, ठीक है, लागू करना। और लागू करने के बाद उसको वो फिर क्या करेगा, फॉलो भी करेगा कि भाई जो मैंने डिसीजन लिया था वो कितना कारगर साबित हो रहा है सिस्टम के अंदर पे। तो ये एक प्रोसेस है। अगर हम किसी भी निर्णय को एक प्रोसेस के माध्यम से सोल्व करें तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। दूसरी बात, तो जब हम निर्णय लेते हैं, अभी हमने प्रोसेस देखा, निर्णय लेने के प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं। अब स्टेजेस हैं। पहला तो है ओरिएंटेशन स्टेजेस, वो खुद से तय करके देखेगा अपने आप को कि अगर मैं उस जगह पर होता तो किस तरह से ट्रीट होगा, ठीक है। फिर वो कन्फ्लिक्ट स्टेज में जाएगा, तो नेता की बात मानकर, भाई कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो हम ये सीसेट पढ़ रहे हैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से पढ़ रहे हैं, द्वंद्व स्तर आ गया। तो कहीं कोई नेता बोल रहा है कि आपको ऐसा करना, कोई बोल रहा है ऐसा नहीं करना, तो वो सबकी बात को मानते हुए कन्फ्लिक्ट स्टेज पे जाएगा। तो फिर ये वही बात कर रहा है। एंड देन आता है इमरजेंस स्टेज, बातचीत कर समस्या का समाधान है, आविर्भाव, रेनफोर्समेंट स्टेज, दैट मीन्स प्रबल स्तर। तो यहाँ पर सर्वमान्य हल आएगा, ऐसा हल, ऐसा सॉल्यूशन जो सभी लोगों को इजीली समझ में आए, सब उसको मानने को तैयार हो। तो आई होप आपको स्टेजेस, प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग क्या है ये सब समझ में आ रहा होगा। बहुत ध्यान से सुनना है यार, ज़्यादा हार्ड नहीं है टॉपिक ये, ठीक है। अब अगर हम निर्णय को, डिसीजन को हम ऐसे एलिमेंट देखें जो भी इफेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं
एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, ठीक है, मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, तो उस डिसीजन को लेते वक्त मेरे पास कौन कौन सी कारक, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं मेरे डिसीजन को। पहला आएगा अभिरुचियाँ, दैट मीन्स निजी पक्ष। मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगा कि कहीं ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ मेरे पक्ष को तो प्रभावित नहीं कर रहा। फिर मैं देखूंगा कि निकटस्थ परिवेश क्या है, मेरा परिवार तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर सामाजिक परिवेश देखेंगे, समाज, समुदाय, ठीक है, उस तरह से। फिर सांस्कृतिक संदर्भ देखेंगे कि क्या इसके वैल्यू है, पूर्वग्रह क्या है। पूर्वग्रह का मतलब इससे पहले का अगर हमने डिसीजन लिया है इस तरह का तो क्या क्या रिजल्ट निकल के आए हैं और कितनी वैल्यू को वो डेवलप करा, क्या इससे मेरा समाज में नाम होगा या समाज में बदनामी होगी। इस तरह की जो भी डिसीजन आएंगे तो हम उसको सांस्कृतिक संदर्भ के रिस्पेक्ट में देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास व्यावसायिक प्राथमिकता। भाई अगर आप किसी पद पर बैठे हैं, एसडीएम के पद पर बैठे हैं, तो आपका पद और आपकी स्थिति को भी एनालाइज किया जाएगा जब आप डिसीजन ले रहे हैं कि इतने बड़े पद पर आप बैठे हैं और किस तरह से आप अपने डिसीजन को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट हो सकता है उपलब्ध सूचना में डाटा। हो सकता है आपके सामने जो भी डेटा या सूचनाएं आई हो वो प्रॉपरली क्या है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप डिसीजन ले रहे हैं। आपको जो भी आपके सबऑर्डिनेट है उसने जो डेटा है, जो सूचनाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा हुआ, या फिर हो सकता है आपके पास पर्याप्त मात्रा में डेटा है, तो भी कुछ भी हो सकता है। तो सारे डेटा हमको, सारे पहलू हमको देखने पड़ेंगे ताकि जब हम डिसीजन ले रहे हैं तो किस तरह से हम अपने आप को इफेक्टेड न करें। तो ये सारे फैक्टर हो सकते हैं जब हम डिसीजन लेते हैं। अब निर्णय निर्माता के गुण, जो भी आदमी डिसीजन ले रहा है उसके अंदर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो पर्याप्त ज्ञान में व्यापकता होनी चाहिए। जो भी डिसीजन ले रहा है उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। पहल करने की अक्षमता होनी चाहिए, दैट मीन्स कोई तो स्टार्ट करे, सुझावों पर विचार करने वाला हो, बेहतर चुनने की क्षमता हो, समसामयिका घटना का ज्ञान हो। जो भी करंट में इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो उसको अवेयर होने चाहिए कि भाई इस तरह की घटना इससे पहले यहाँ पर घटित हो चुकी है और उस तरह का डिसीजन यहाँ पर लिया गया है, तो उससे क्या रिजल्ट देखने को मिले हैं। लचीलेपन से युक्त हो, दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी को वो कवर करता हो। जोखिम लेने की क्षमता, यस। भावात्मक बुद्धिमत्ता, दैट मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे परे हो, दैट मीन्स कंट्रोल कर सके अपने आप को। और नवाचार, दैट मीन्स अपने डिसीजन में कुछ इनोवेशन लेकर आए। तो अगर इस तरह की क्वालिटी होगी तो एक अच्छे निर्माता, अच्छे निर्णय निर्माता के वो लक्षण होंगे। दूसरा, जब निर्णय निर्माता में कुछ व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रभाव हो तो वो किस तरह से डिसीजन लेगा, निर्देशात्मक, दैट मीन्स डायरेक्शन, एनालाइज, एनालिटिकल, ठीक है, फिलोसफिकल, वैचारिक, फिलोसफिकल, और बिहेवियर, ठीक है। तो इस तरह की जो भी स्किल्स हैं वो उस व्यक्ति में देखने को मिलेगी और इस तरह का डिसीजन अगर वो लेता है तो वो इफेक्टिव डिसीजन माना जाता है, ठीक है। स्टेजेस हमने देख ही ली वो पहले पेजेस पर जब देखा था। अब इसमें कुछ और अन्य तथ्य हैं, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है। मिलेट ने, ये एक नाम है, मिलेट ने संचार को प्रशासनिक संगठनों की रक्तधारा कहा था, दैट मीन्स ब्लड वेन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। किसको, कम्युनिकेशन को। किसने बोला, मिलेट ने बोला। फिर दूसरा आदमी आता है फिक्नर। फिक्नर बोलता है कि जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो प्रबंध का हृदय होता है, दैट मीन्स हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जॉर्ज मैटेरी ने क्या बोला कि जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो संगठनात्मक इकाई, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क, और प्रबंधीय कार्यों की चिकनाई होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किसने क्या बोला। कई दफ़ा मैच द फॉलोइंग या फिर डायरेक्टली वन लाइनर की फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन और जो आपके पास डिसीजन मेकिंग का जो पॉइंट है, जो चैप्टर होते हैं सीसेट के इस सेक्शन में, कम्युनिकेशन वाले में, यहाँ पर आकर के ये दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि जब हम PYQs देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर भाई हम 24 क्वेश्चन हमारे पास कम्युनिकेशन वाले में आते तो हम अपने आप को इतना तैयार कर लें कि 20 क्वेश्चन तो कहीं छूटे ना, ठीक है।
तो मंडे से हम क्या करेंगे, 2015 से लेकर के 23 तक जो भी कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आए हैं हम उनको डेली बेसिस पर वीडियो के माध्यम से सॉल्व करते चलेंगे। पहले दिन हम 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये क्वेश्चन जो हमारे हो जाएंगे 9 सालों के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम 9 सालों के क्वेश्चन देखें और औसतन हमने बोला 9, तो लगभग 210 के आसपास, ठीक है, 217 या 217 आई थिंक 217 के आसपास क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो अगर इन 217 क्वेश्चन को आप डेली बेसिस पर रिकॉल कर रहे हैं तो फिर इस सेक्शन में आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि PYQ से ही ये सेक्शन समझ में आएगा प्रॉपरली। अभी तो जस्ट हमने थ्योरी को मेंशन किया है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। क्लासेस आप CSAT की जो भी इश्यूज आप क्रिएट कर रहे होंगे, अब उस तरह का दिक्कत आपको नहीं आएगा जब हम ये क्लासेस कम्प्लीटली देख लेंगे। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।